नमस्कार विद्यार्थियों। बहुत ही लंबे समय के पश्चात आज आपसे फिर से मुलाकात हो रही है, वो भी इस प्रकार से। कोई बात नहीं, सीखने और सिखाने का प्रयास कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए और अनवरत रूप से और सतत चलना चाहिए। आज आधुनिकता के इस युग में हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं और प्रयास करेंगे कि आपको आपके पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और आपको पाठ्यक्रम से संबंधित सारी सामग्री आपको इस प्लेटफॉर्म पर हम उपलब्ध करा सकें। मैं खीमाराम आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी इस क्लास के अंदर। कक्षा 5वीं की हिंदी के पाठ 1 राख की रस्सी से आज हम अपने इस अध्ययन और अध्यापन के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री आपके बहुत काम आएगी। राख की रस्सी वास्तव में एक लोक कथा है। अब बात आती है कि लोक कथा का मतलब क्या है। तो इसके शब्दों को ही अगर हम देखें तो लोक यानी लोग और कथा यानी कहानी, लोगों की कहानी। अब लोगों की कहानी का मतलब क्या? हर कहानी किसी न किसी लोगों के बारे में ही होती है। यहां इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेकर के हम यह इसका वास्तविक भावार्थ लेते हैं कि ऐसी कहानी जो केवल आम लोगों के बीच में प्रचलित होती है। यानी कि इस प्रकार की कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। मुख्य रूप से ये कहानियां या ये कथाएं कहीं लिखी हुई नहीं होती है। यह एक पिता अपने पुत्र को सुनाता है, वह अपने पुत्र को सुनाता है, वह अपने पुत्र को सुनाता है। इस प्रकार से ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। आपने भी सुना भी होगा, देखा भी होगा, बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह में दादी और नानी कहानियां कहती है और छोटे छोटे बच्चे शाम के टाइम इनके चारों ओर इकट्ठे होकर के बैठ जाते हैं। ये भले ही आपको आज की तारीख में असमंजस का या एक विचित्र सी बात लगे, लेकिन हमारे बचपन में हमारे दादा दादी नाना नानी शाम को भोजन के पश्चात हमें इसी प्रकार की कहानियां सुनाया करते थे। तो ऐसी कहानियां स्वतः रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर यानी हस्तांतरित होती रहती है, इसलिए ऐसी कथाओं को लोक कथा कहते हैं। मुख्य रूप से इस प्रकार की कहानियां कहीं लिखी हुई नहीं रहती है। आजकल छापेखाने के आविष्कार के बाद वर्तमान समय में इस प्रकार की कहानियों का बहुत अधिक प्रचलन जो है वो लिखित में आने लगा है और लोग उसको अब पढ़ने लगे हैं और इस प्रकार से लोक कहानियां किताबों के अंदर भी समाहित होने लगी है। यह कहानी तिब्बत की लोक कथा है। अब बात आती है तिब्बत क्या है। तिब्बत भारत का एक पड़ोसी देश है। हमारे देश का एक पड़ोसी देश है तिब्बत। तिब्बत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अब भारत के उत्तर में हिमालय है, तो यह हिमालय का पठारी भाग है। हिमालय के पठार पर यह अवस्थित है। यानी कि पूरा का पूरा तिब्बत जो है उत्तर दिशा में हिमालय के पठार के ऊपर अवस्थित है। बहुत ही छोटा सा देश है, बहुत छोटा देश है। जहां जब हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे देशों के नाम हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, चीन और तिब्बत। यह मुख्य रूप से वे देश हैं। अफगानिस्तान भी पड़ोसी देश ही है। इस प्रकार से ये कुछ पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमाओं को लगाते हैं, जिनकी सीमाएं भारत के साथ लगती है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, चीन, तिब्बत। तिब्बत पहले एक स्वतंत्र देश था, मगर चीन की यानी कि चाइना जिसे आजकल आप लोग बोलते हैं, चीन की साम्राज्यवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप आज तिब्बत के ऊपर चीन का कब्जा है और
तिब्बत जो है अब चीन का उपनिवेश है। यही कारण है कि सर्दियों के मौसम में आपने भारत के अनेक छोटे बड़े शहरों के अंदर ऊन के वस्त्रों को बेचते हुए जिन गोरे चिट्टे और नाटे लोगों को आप देखते हैं, वो सारे के सारे तिब्बती लोग हैं और वो भारत में शरण लिए हुए हैं, यानी अंग्रेजी में इनको रिफ्यूजी बोलते हैं। और ये संपूर्ण भारत के अंदर शरण लिए हुए हैं और जगह जगह पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सर्दियों में ऊन का व्यापार करते हैं। तिब्बती लोग कद में छोटे लेकिन मजबूत कद काठी के होते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों पर लेते हैं, लिहाजा इनकी हाइट बहुत ही कम होती है, ऊंचाई शरीर की कम होती है, लेकिन ये कर्मठ और ताकतवर लोग होते हैं। अब बात आती है, यह तिब्बत की लोक कथा है। राख की रस्सी, राख की रस्सी तिब्बत की लोक कथा है, यानी ये वो लोक कथा है जो तिब्बत के लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में प्रचलित है। यानी तिब्बत के दादा दादी नाना नानी लोग अपने नाते पोतियों को ये कहानी सुनाते हैं, इसलिए पूरे तिब्बत के अंदर इस कहानी का बहुत ही अधिक प्रचलन है, यानी कि ये बहुत अधिक लोकप्रिय है। अब इस कहानी के अंदर है क्या? तिब्बत में अनेक राजा हुए। पूरी दुनिया के अंदर आप जानते हैं पहले राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती थी, यानी कि किसी न किसी देश का, किसी न किसी राज्य का कोई न कोई राजा होता था। हमारे देश में भी बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे राजा हुए थे। तो इसी प्रकार से तिब्बत के अंदर भी अनेक राजा हुए थे। तो वहां का जो 32वां राजा था, यानी 32वें राजा, जिनका नाम था सोनगवसेन, सोनगवसेन गाम्पो। सोनगवसेन गाम्पो यह तिब्बत के 32वें राजा थे। यह 32वें राजा के समय की एक कहानी है और उनका एक मंत्री था, मंत्री था जिसका नाम था लोनपोगा। मंत्री राजा होता है, उसके समक्ष बहुत सारे मंत्री होते हैं। राजा के दरबार के अंदर कई सारे मंत्री बैठे हुए रहते हैं। आप लोगों ने टीवी में रामायण महाभारत का जब सीरियल आप लोग देखते हैं तो आपने देखा होगा कि सामने राजा बैठा है और ढेर सारे दोनों लाइन के अंदर कई सारे बड़े बड़े मंत्री बैठे थे। वो राजा उचित और अनुचित कोई भी कार्य हो उसके ऊपर सलाह देते हैं। शासन व्यवस्था चलाने में, राजकाज चलाने में जो राजा को सलाह मशवरा देते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे निर्णय राजा स्वयं अपनी मर्जी से लेता है, नहीं, जो जनता के लिए कल्याणकारी हो